न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल रस्तोगी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ सर, बहुत ऊर्जावान लग रहे हैं। सर, सवाल ये है कि अभी 10 दिन पूर्व जो है केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने एक बजट पास किया है। उस बजट में बहुत सारे नए प्रावधान हैं और मुख्यतः जो 12 लाख का जो मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत छूट का प्रावधान किया गया है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसकी मंशा और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताएं सर आप। नहीं, ये मैं प्रधानमंत्री का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए और निम्न वर्ग के लिए बहुत राहत के लिए न्यूज़ दी है कि 12 लाख तक की इनकम तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बल्कि सैलरी क्लास वाले जो लोग हैं उनको तो एक और एडवांटेज है कि उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जिसकी लिमिट पहले 50,000 थी, लेकिन वो अब 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो 12,75,000 तक की अगर जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इसके साथ में उन्होंने जो है बुजुर्ग लोगों का भी ध्यान रखा है, सीनियर सिटीजन का भी, कि सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट के ऊपर इनकम होती थी वो 50,000 रुपये की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 75,000 रुपये कर दिया है। और एक और जो उन्होंने बेनिफिट दिया है कि जो बहुत सारे लोगों को अपनी हाउस रेंट की इनकम आती है, क्योंकि अब जब गवर्नमेंट जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती तो वो ऐसा करते हैं कि अपना एक मकान जो है बना के एक में खुद रह लेते हैं, एक पोर्शन में खुद रह लेते हैं, दूसरा पोर्शन जो है किराए पर दे देते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो 2,40,000 की लिमिट थी कि उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा, वो भी बढ़ा के 6 लाख रुपए तक कर दिया है। यानी 50,000 रुपये महीने तक का कोई टैक्स, वो कोई रेंट देगा किराएदार तो उसके ऊपर वो लैंडलॉर्ड जो है टैक्स नहीं काटेगा साल भर का। जी जी। तो, सर हाँ, कुछ और बोलना चाह रहे थे? इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कमी भी रह गई है, वो मैं कमी के बाद में बताऊंगा कि थोड़ा सा मेरे जो कि राइट लेग में डिसेबिलिटी और मैं डिसेबल लोगों के लिए भी काम करता हूँ। तो एक सेक्शन 80U होता है इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें जो है विकलांग लोग हैं उनको 1,25,000 की अगर नॉर्मल विकलांग है उसको छूट मिलती है। और जो जिसकी जो है ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, 80% से ऊपर डिसेबिलिटी होती है, उसको 1,75,000 की छूट मिलती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इस समय जो 2 रेजिम है, एक है ओल्ड टैक्स रेजिम और एक है न्यू टैक्स रेजिम। तो न्यू टैक्स रेजिम में तो 12,75,000 की छूट मिल जाती है, 12 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ में जो 80U का स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो इसलिए मैं जानता हूँ इस बारीकी को, कि जब गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया था तो उसका मेन मकसद ये था कि सैलरी क्लास वाले एम्प्लॉय को अपने आने जाने के लिए और ऑफिस में बैठने के लिए अच्छे से कपड़े वगैरह पहनने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। लाइकवाइज उसी तरह से विकलांग लोगों को, मतलब डिसेबल्ड लोगों को भी अपना ज़्यादा कन्वेंस पे खर्चा करना पड़ता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। कुली वगैरह जैसे अगर वो ट्रेवल करेंगे तो उनको कुली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सामान्य आदमी होगा तो वो सामान उठा के ले जाएगा, लेकिन वो बेचारा जो है वो ट्रेन में चढ़ने के लिए तो उसको कुली वगैरह करना पड़ेगा, तो उनको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक 80U में प्रोविजन है कि जो डिसेबल्ड लोग हों उनको 1,25,000 की छूट मिलती है। और जो है जो क्या कहते हैं, जो जिनकी ज़्यादा डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी है, जिनकी 80% से ऊपर की डिसेबिलिटी होती है, उसको 1,75,000 की। लेकिन वो छूट जो है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन भी दिए गए और जो है वो, लेकिन उन्होंने ये बेनिफिट एक्सटेंड नहीं किया है। करना चाहिए था। देखिए सर, उम्मीद है कि आपकी बात हम ऊपर तक रखेंगे। हाँ, तो शायद उसमें संशोधन हो सकता है। बाकी ये बजट बहुत बढ़िया है और इसकी वजह से काफ़ी टैक्स पेयर जो है जिनको अननेसेसरीली जो है वो काफ़ी दिनों से ये डिमांड चल रही है कि इन्फ्लेशन की रेट, जैसे RBI के डाटा भी आते हैं 5 या 6% हो गए, तो काफ़ी सालों के बाद में इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो पहले 2-3 सालों से तो बढ़ाई नहीं थी, वही अनटच रही थी। तो इस साल ये प्रयास किया है मोदी जी का कि ये बजट जो है इसके अंदर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को जो है वो टैक्स ज़्यादा फायदा होगा
और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में भी जो बर्डन आता था कि वो लोग सेविंग करते थे, क्योंकि जिसका भी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाता है उसको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो अब उसका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं होगा तो उसको टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी नहीं पड़ेगी। तो वो जो लोअर क्लास का, जो मिडिल क्लास का लोग है, जिसकी 12 जो सैलरी क्लास है उसको 12,75,000 वाला, और जो सैलरी क्लास नहीं है उसको 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे जो है कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी डाटा आए थे, करीब 1-2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो टैक्स पेयर्स के, वो अब उनको जो है टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बर्डन कम हो जाएगा और जो है उन लोगों को भी राहत मिलेगी। और ये राहत की वजह है कि दिल्ली के इलेक्शन में मिडिल क्लास ने लोगों ने जिताया, खुल के वोट दिया है, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड थी, कई सालों से इसमें चेंज नहीं हुआ था। मुझे लग रहा है सवाल में पूछने वाला था, हाँ, आपने जवाब दिया। लेकिन सर, जो 1 लाख करोड़ का अनुमान घाटा है, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उसको किसी और सोर्स के द्वारा पूरा करेंगे। जो मतलब टैक्स का नुकसान होगा वो कैसे पूरा होगा? क्या रणनीति केंद्र सरकार की होगी? केंद्र सरकार की तो नीति है, अभी जीएसटी में भी बदलाव आने हैं और इनकम टैक्स का एक्ट का भी नया गवर्नमेंट जो है, आज गवर्नमेंट ने मतलब आज कितनी तारीख है? आज सर 13 तारीख है। 13 तारीख को, आज जो है 13 तारीख को ही जो है क्या कहते हैं ये मैडम निर्मला सीतारमण जी इनकम टैक्स का नया एक्ट जो है वो पेश करेंगे और गवर्नमेंट उसके ऊपर विचार करेगी कि किस तरह से जो है भारत के अंदर निवेश आए। और जो बड़े बड़े, देखिए जब बड़े उद्योग आते हैं तो बड़े उद्योग से प्रोडक्शन होता है तो उससे जीएसटी के भी, हर प्रोडक्ट के ऊपर आजकल जीएसटी लगता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी से रेवेन्यू भी बढ़ता है। जब लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है और कंजम्पशन बढ़ता है और लोग बाग चीज़ खरीदते हैं और यहाँ पे देश में उद्योग लगते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होगा या जो भी होगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू का कलेक्शन भी ज्यादा होगा। जो टैक्स का पैसा बचेगा वो खर्च होगा, हाँ, चलन में आएगा, हाँ, और इनडायरेक्ट वे में सरकार को कहीं कहीं सरकार को नई नई उद्योग लगेंगे और जो लोग बाग ज्यादा व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, टोल टैक्स से भी रिलाइज होगा और ये जीएसटी से रिलाइज होगा। जीएसटी के आप अगर हर महीने के डाटा देखते हैं तो आप देखते हैं कि हर महीने पिछले महीने के मुकाबले में 5 या 10% की जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अल्टीमेटली रेवेन्यू बढ़ता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना चाहेगी कि जो है इस समय एक देश में थोड़ा सा ये भी हमारे को फ़ायदा मिलेगा कि कच्चे तेल के दाम कम है। कच्चे तेल के दाम कम होने की वजह से जो है गवर्नमेंट का इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाता है। और दूसरा, हम भी क्या कहते हैं, भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि ओएनजीसी, रिलायंस वाले ये भी अपना कच्चा तेल निकालें, क्रूड ऑयल निकालें, ताकि जो है हम इंपोर्ट को कम से कम कर सकें और गवर्नमेंट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी फोकस है कि इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने डिफेंस के ऊपर एलोकेशन किया है। तो आपको पता, डिफेंस और स्टार्टअप को किया है। तो डिफेंस के जो बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कई कंपनियों का ऐसा है जिसका कंपनी लॉ का काम करता हूं, तो उसमें एक कंपनी है भारत सरकार की, मुनीशन इंडिया लिमिटेड। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रखी थी, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर ये सारे जो हम मिलिट्री को सप्लाई करने वाले एक गोला बारूद और जो है बहुत सारा साजो सामान बनता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद में उन सब कंपनियों को वो उनका कॉर्पोरेटाइज कर दिया और उनको गवर्नमेंट कंपनी बना दिया। एक इसी तरह की एक कंपनी मुनीशन इंडिया लिमिटेड पुणे में है जो गोला बारूद बनाती है। और अभी आपने सुना होगा कि अभी जो फ्रांस के साथ में डेवलपमेंट हुआ तो उसकी जो बनाई हुई पिनाका मिसाइल है, उस पिनाका मिसाइल को फ्रांस खरीदना चाहता है। अच्छा, मतलब ये अभी तक तो हम राफेल विमान और जो है क्या कहते हैं ये सारी चीजें बाहर से खरीदते थे, अमेरिका और जो है फ्रांस जैसे विकसित देशों से खरीदे। अब मुनीशन इंडिया लिमिटेड की जो पिनाका मिसाइल है, जिसको मैंने देखा हुआ है, फैक्ट्री जो है फैक्ट्री में बनती है, वो पिनाका मिसाइल को फ्रांस खरीद रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मोदी कार्यकाल में। तो इसका ये होगा कि अभी जो है डिफेंस के ऊपर जो हम एक जो इंपोर्ट करते हैं वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट हमारा बंद हो जाएगा और हम खुद अपने देश में ये सब चीजें बना पाएंगे, एक्सपोर्ट होगा और रादर उसका एक्सपोर्ट होगा। वो भी उसकी 6,000 करोड़ की टर्नओवर है उस कंपनी की,
तो 6,000 करोड़ की टर्नओवर में 1,000 करोड़ का उसका एक्सपोर्ट होता है। जी 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 जी। तो ये भाव जो उसका एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगा। तो जो बजट है इन सब पे फोकस किया गया है। हाँ। बस मैं एक चीज कंप्लीट करता हूँ, जो मध्यम वर्ग अपना टैक्स बचाएगा हाँ। वो कहीं न कहीं खर्च करेगा। जी, तो इनडायरेक्ट वे में सरकार के पास में जीएसटी से और भी जो है कंज्यूमर गुड्स पे खर्च करेगा। जी। और भी जो है क्या कहते हैं जो नए मोबाइल खरीदेगा और जो है ये टीवी खरीदेगा या फ्रिज खरीदेगा या जो जिसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें हैं वो खरीदेगा, तो उसके खरीदने के ऊपर अब उसको टैक्स जो है भारत सरकार को टैक्स मिलेगा। तो नुकसान की बात नहीं तो नुकसान की बात नहीं है, सबका फायदा ही फायदा है। रसूल जी, एक सवाल मेरा और भी था जी कि इस बार स्टार्टअप की जो एमएसएमई सेक्टर की जो लिमिट है वो काफी बढ़ा दी गई। हाँ। और जैसे कि अमेजोन है, बहुत बड़ी स्टार्टअप कंपनी बनी, जल्दी बनी और बहुत ज़्यादा टर्नओवर है। तो जो युवा वर्ग के पास आइडियाज होते हैं, पैसा नहीं होता, तो थोड़ा सा बताएंगे कि स्टार्टअप को मद्देनजर इस बजट में क्या क्या प्रावधान है? नहीं, एमएसएमई वगैरह के लिए भी उन्होंने एक तो एमएसएमई की लिमिट बढ़ा दी है। जी, बढ़ा दी है। एक तो उनसे तो इसलिए काफ़ी कंपनियां जो मीडियम साइज की कंपनी थी पहले उनको बेनिफिट नहीं मिलता था, अब वो एमएसएमई में एमएसएमई में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो बैंक से वो लोन लेती हैं तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेशन लगता है। क्योंकि अगर लार्ज बोरोवर होगा तो उसके ऊपर तो वही जो है क्या कहते हैं बैंक वाली जो है लैंडिंग रेट लगती है, लेकिन एमएसएमई के लिए सरकार जो है सुविधा देती है। दूसरी बात, एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कोई भी अगर उसका बिल पेंडिंग है तो किसी भी कंपनी को 45 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज उनका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है और वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में उसको एक एमएसएमई पोर्टल है उसके थ्रू वो पेमेंट हो जाता है, अब वो वहाँ से रिकवर कर लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एमएसएमई बनने का 2-3 फायदे हैं। पहली बात तो उसको पेमेंट की सिक्योरिटी रहती है कि जो मैं माल सप्लाई करूंगा उसका 45 दिन में मुझे पेमेंट मिल जाएगा। दूसरा, वो लोन जो है बैंक से लेगा उसको कंसेशन रेट पे मिल जाएगा और उनको कई लोन की जो है लोन के इंटरेस्ट रेट कम होगा, कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलेगा। और तीसरे, उनको कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती है। जैसे और कंपनियां लोन लेती हैं तो उनको सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ती है, तो वो उसको लिए सिक्योरिटी की भी कुछ कंडीशंस है वो वेव कर देते हैं। और जो है ये इसकी वजह से ये स्टार्टअप में लोग बाग लगाएंगे तो जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता या जिनके आइडिया है या जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं। तो उससे निश्चित तौर पर हमारे यहाँ रोजगार के कगार पे रहेंगे, बल्कि लोग बाग अपना बिजनेस करके खुद दूसरे अपने को एंगेज करेंगे और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगी देश की? अभी ये तो खैर प्रयास है, अभी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम सब लोगों का भी सहयोग होना चाहिए कि हम जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं और उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो सुर्गी जी, मेरे मन में एक सवाल है, इतना बढ़िया काम हो रहा है, इतना अच्छा बजट मोदी कार्यकाल में, सब तरफ डेवलपमेंट, उसके बाद भी डॉलर के मुकाबले रुपया जो है नीचे गिर रहा है, कहाँ तकनीकी कमी है? रुपया गिरने की तो बात यह है कि एक तो हमारे सिक्योरिटी मार्केट से अभी पिछले अगर आप देखें तो पिछले 1 साल के अंदर शेयर का रेट काफ़ी कम, शेयर मार्केट में स्टॉक की जो कीमत है वो काफ़ी 20 से 25% तक जो है शेयर मार्केट में रेट जो है शेयर्स के गिर गए हैं। उसका एक वजह यह है कि 4 लाख करोड़ रुपए के जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पैसा हमारे स्टॉक मार्केट शेयर्स में लगाया हुआ था वो बेच के चले गए। और उसका एक कारण ये था कि पहले अमेरिका में कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि बाइडन के टाइम पे जब हम बाइडन साहब जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव नहीं थे, तो अग्रेसिव ना होने की वजह से वो थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते थे अमेरिकन लोग, और वो कहना चाहते थे कि हम दूसरे देशों में भी वेंचर करें और अपना रेवेन्यू ज़्यादा करें। तो अब उनको रेवेन्यू ये ट्रंप साहब के आने के बाद में उनको ये लगता है कि ट्रंप साहब आने के बाद में हमें अमेरिका में ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगेगी, तो वो पैसा अपना निकाल के चले गए यहाँ से। 4 लाख करोड़ रुपए अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो क्या कहते हैं रिजर्व्स है वो कम हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है रुपए की वैल्यू भी कम हुई है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो गया है। तो लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। हमारा कोई हाल ऐसा नहीं होने वाला जैसे कोई श्रीलंका का हुआ या आज की डेट में बांग्लादेश का हुआ है
या फिर और भी जो है कंट्री हैं जो कई इस तरह के हैं जो जिनकी अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल हो गई, लेकिन हमारे पास वैसे बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है क्योंकि हमारे पास यंग जनरेशन है, यंग मैन पावर बहुत है, सबसे ज्यादा हमें विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। हाँ, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग मैन है, वो यहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा है और मैन पावर भी ज़्यादा है। और हमारे पास जो लोग हैं उनके जो है वो उनको काम करने की मैं चूँकि बहुत कई देशों में जो है मैंने ट्रेवल किया है तो मेरा ये अनुभव है। कहाँ कहाँ ट्रेवल किया आपने? मैं 3 बार अमेरिका भी होके आया हूँ, 3 बार इंग्लैंड भी होके आया हूँ और इसके अलावा मैं कोरिया में भी गया हूँ, मॉरिशस में भी गया हूँ और सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, ये सभी कंट्री मैंने देखे हुए हैं। तो मैं ये भी देखता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, इंडियन है, पर्टिकुलरली इंडियन है, वो काफ़ी लेबोरियस होते हैं। जो औरों के मुकाबले में अमेरिका वाले वो सब जो है टाइम के पंक्चुअल होते हैं, 10 से 5 तक काम करते हैं, जो भी उनके वर्किंग आवर है उस तक काम करते हैं, 5 डे वीक एंजॉय करते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो लगे रहते हैं शाम के जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता लगे रहते हैं। तो हमारा जब तक काम कंप्लीट नहीं होता हमारे को जो है चैन नहीं पड़ता है। तो वो हमारे लोगों के अंदर लगन है और मेहनत करते हैं, तो उसका फल है कि ये सब लोग हमारी वर्किंग मैन पावर को लोग बाहर भी विदेशों में भी अप्रिशिएट करते हैं कि इंडियन होगा तो ये जो है हार्ड वर्किंग होगा, ये देशों में ये छाप है। हाँ, ये छाप है, मतलब तो हमारा रिगार्ड होता है। सर, मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र हम बनने जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं। और जो है अगर इसी तरह से पहले हमारे लोगों का इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन अब भी जैसे मेरा अनुभव रहा है अमेरिका वगैरह के अंदर भी कि हम लोगों को बड़े रिगार्ड से वो करते हैं कि यू आर ए इंडियन, तो देन दैट मीन्स कि आप एक हार्ड वर्किंग हैं और एक इंटेलिजेंट आदमी हैं और आपका जो है मतलब अमेरिका में भी वो मतलब इक्वल नज़र से वो देखते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई एक ये देखा जाए कि ये तो दूसरे देश से है या ब्लैक है या वो वाली अब कुछ भावना नहीं है। ये सब मोदी जी के कार्यकाल में ज़्यादा मजबूत हुआ है और जो हम मोदी जी चाहते हैं तो उनका भी स्वागत होता है। और इसको ट्रंप के साथ हैं वो, आज तो वो ट्रंप के साथ हैं, तो मोदी जी का नहीं बल्कि मेरा ये अनुभव रहा है कि मैं भी कई कंट्री जैसे घूमा हुआ हूँ, तो जहाँ पे भी मैं गया हूँ तो बीइंग इंडियन, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट होता है, तो इंडियन पासपोर्ट की भी बहुत वैल्यू रहती है और हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती और कोई ना ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती कि जब हमारा जो है हम कंट्री के अंदर इमिग्रेशन चेक कराते हैं तो इमिग्रेशन चेक में कुछ तो कंट्री ऐसे ही हैं जो सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, इन्होंने हमारे यहाँ से ये इमिग्रेशन का वो वीसा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है और बाकी लोगों में भी वीसा के लिए कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती। अब वो कहते हैं कि इंडियन है तो ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जाके बस जाएगा, संदेह के घेरे में नहीं आता है। सर, लास्ट सवाल था, जो इनकम टैक्स पेयर की संख्या कब तक बढ़ेगी भारत देश में? भारत देश में तो जब लोगों के पास में ये इनकम बढ़ाएंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो है जब स्टार्टअप आएंगे तो उन लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और जो नौकरी में नए नए लोग आएंगे और वो एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में स्विच कवर करेंगे तो उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो और भी इनकम टैक्स के नेट में हालांकि 12 लाख कर दिए, तो लोग बाग ये सोचेंगे जो 10 लाख जिसकी 8 लाख की सैलरी है वही सोचेगा कि मैं 10 लाख की सैलरी पे दूसरे एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर लूँ, और 10 लाख की सैलरी वाला सोचेगा कि मैं 12 लाख पे चले जाऊँ, 12 लाख वाला सोचेगा मैं 15 लाख की सैलरी पे चले जाऊँ। क्योंकि प्राइवेट आजकल क्या है कि प्राइवेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है क्योंकि भारत सरकार में भर्ती जो है वो कम हो गई है और लोगों का रुझाव भी नहीं रहा है भारत सरकार की तरह, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादा पैसा देते हैं और ज़्यादा पैसा देते हैं और वहाँ अगर कोई काम करने वाला आदमी है तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसकी जो है मतलब उसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब दिक्कत होती हो, क्योंकि प्राइवेट वाले को भी काम चाहिए तो वो भी उसकी इतनी इज्जत होती है और उसको भी इतना रिगार्ड होता है और उसको उतनी सैलरी, उसके काम के हिसाब से सैलरी भी, तनख्वाह भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग बाग खुद के अपने भी स्टार्टअप खोलेंगे और जो है खुद औरों को भी एम्प्लॉय करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जो है लोग की तरक्की होगी, तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ेगी और लोग बाग इनकम टैक्स भी पेयर करने वाले ज़्यादा होंगे। लास्ट सवाल सर जी, अनिल रस्तोगी जी, जीएसटी का बहुत सारा पैसा विवादों में है, हाँ, ट्रिब्यूनल न बनने के कारण हाई कोर्ट में जाता है। अगर गाजियाबाद में ट्रिब्यूनल बन जाए तो मेरे ख्याल से पैसा चलन में होगा और अर्थव्यवस्था में लगेगा, तो क्या केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी तो जो है लोग की तरक्की होगी
तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ेगी और लोग बाग इनकम टैक्स भी पेयर करने वाले ज़्यादा होंगे। लास्ट सवाल सर जी अनिल रस्तोगी जी, जीएसटी का बहुत सारा पैसा विवादों में है, हाँ ट्रिब्यूनल न बनने के कारण हाँ हाई कोर्ट में जाता है। अगर गाजियाबाद में ट्रिब्यूनल बन जाए तो मेरे ख्याल से पैसा चलन में होगा और अर्थव्यवस्था में लगेगा। तो क्या केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी जीएसटी का ट्रिब्यूनल बने? नहीं, जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी एक्ट में संशोधन कर दिया है और जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो जैसे कंपनी लॉ के ऊपर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऊपर पहले गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता था और उसके ट्रिब्यूनल के ऊपर भी एक और भी जो होता था अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद में हाई कोर्ट में केस जाता है। तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो इन्हीं ट्रिब्यूनल में निपट जाते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनी लॉ के अंदर किया कि कंपनी लॉ में भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बाद में एनसीएलटी है, एनसीएल अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसमें केस चले जाते हैं और उसके बाद में अगर कोई वहाँ से डिसाइड नहीं होता तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जाते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी भी नया एक्ट है, तो जीएसटी एक्ट में संशोधन हो गया है और जीएसटी ट्रिब्यूनल का भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया है। लेकिन जीएसटी के लिए मेंबर जो है क्योंकि चुने जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो है उसमें काबिल लोग ही आएँ और जो है उसके लिए प्रक्रिया जारी है और मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर ये जीएसटी काउंसिल भी सब जगह जो है इसकी बेंचेस जो हैं, जीएसटी काउंसिल की बेंचेस जो हैं, ट्रिब्यूनल की बेंचेस जो बेंचेस होती हैं वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और फिर धीरे धीरे करके जो जो बड़े बड़े शहर होंगे जहाँ पे जीएसटी का रेवेन्यू ज़्यादा है, वहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे खुल जाएंगे, जल्दी खुल जाएंगे, जल्दी खुल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर सब कुछ खुल जाएंगे। लास्ट सवाल जी सर, क्या सरकार से अपील करेंगे जीएसटी के जो स्लैब है कुछ उसमें परिवर्तन करें या स्लैब सफिशिएंट है? नहीं, स्लैब में तो कम होने चाहिए कि कुछ स्लैब से, क्योंकि अभी जैसे आजकल जो ज़्यादातर जो है कुछ बहुत सारे आइटम हैं जो 28% की जीएसटी में आते हैं, तो वो 28% से आने की वजह से उनको थोड़ा सा कम होना चाहिए, उनको 18% की जीएसटी में अगर रेंज में आ जाए। लेकिन उसकी वजह से अभी प्रॉब्लम क्या है, भारत सरकार तो चाहती है लेकिन जो जीएसटी काउंसिल होती है उसके अंदर स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होते हैं, तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रेसिस्टेंस है क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस होता है। तो इस वजह से जो है बहुत सारे प्रपोजल जो है पास नहीं हो पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे बीजेपी की अभी सरकार जैसे दिल्ली में बन गई है, हरियाणा में बन गई है, और भी कुछ जगह अगर बीजेपी की सरकार बनेगी या बीजेपी के समर्थित लोगों की सरकार बनेगी तो या फिर कुछ ऐसी जो सरकार है जो मतलब दूसरे पार्टी की भी हो जाए लेकिन गवर्नमेंट की जो अच्छी पॉलिसी है उसको फॉलो करें, तो फिर उनको भी फायदा होगा और जो है सरकार को भी फायदा होगा। जीएसटी काउंसिल के रेट बढ़ेंगे क्योंकि जीएसटी के ऊपर टोटल भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है, उसमें सारे मेंबर की सहमति चाहिए होती है। लेकिन इससे तो आप चाहेंगे ना कुछ कम हो? हाँ, कम हो, डेफिनेटली कम होना चाहिए तो और जनता से लाभ हो और लोग ज्यादा टैक्स भरेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं। चोर बचाएंगे लोग बाग। वैसे भी अब आजकल अगर आप दुकान पर जाइएगा तो सभी दुकानों पे आपको देखेंगे कि सभी आइटम का ज़्यादातर बिल मिलेगा और जीएसटी का बिल काट के ही आपको जो है क्या कहते हैं कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा और वो कहते हैं कि जीएसटी का बिल लेके जाओगे तो आपको पूरी वारंटी भी मिलेगी और आपको जो है दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके भले के लिए है कि आप जीएसटी से माल खरीदें और इंसिस्ट करें कि दुकानदार से कि वो जीएसटी का बिल जरूर दे आपको। रस्तोगी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।